स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानब से अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन की हुकूमत ने हाल ही में एक जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया है, जिसका काम यह है कि स्वीडन की नेशनैलिटी यानी शहरियत के लिए शराइत का जायज़ा ले और वो सिफारिशात पेश करे कि मुस्तकबिल में स्वीडन की शहरियत के लिए जो लोग अप्लाई करें उनके लिए कौन कौन सी शराइत होनी चाहिए। इस पे आपने पहले भी व्लॉग देखा है, इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत हो रही है और वो लोग जिन्होंने मुस्तकबिल में स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है वो बहुत सी जो है वो बातें जानना चाहते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि वो कौन कौन सी अहम बातें हैं और कमेटी किन चीज़ों का जायज़ा लेगी। और इसके साथ ही चूँकि कमेटी को ये कहा गया है कि जो हमसाया ममालिक हैं, नॉर्डिक ममालिक हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, वहाँ के जो नेशनलिटी के कवानीन हैं उनका भी जायज़ा लिया जाए ताकि स्वीडन के जो नेशनलिटी के कवानीन हैं वो उनके मुताबिक हो सकें। क्योंकि यहाँ जो माइग्रेशन की मिनिस्टर है मारिया मेल्मस्टेनगार्ड, उसका ये कहना ये है कि स्वीडन के नेशनलिटी के कवानीन तमाम मुल्कों से बहुत आसान है। यहाँ पे स्वीडन का शहरी बनना इस वक्त सबसे जो है वो इजी है और इसके लिए कुछ शराइत नहीं है। तो वो चाहती हैं कि उन चीज़ों का भी जायज़ा लिया जाए। तो आज के इस व्लॉग में हम डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड वहाँ पे जो नेशनलिटी के जो कवानीन हैं इस वक्त उनका भी जायज़ा लेके हम देखेंगे कि मुस्तकबिल में स्वीडन का शहरियत के हवाले से, नेशनलिटी के हवाले से मंजरनामा कैसे बनता है। अब इसमें जो उनको बड़ी सवालात दिए गए हैं उसमें एक तो कहा गया कि जी ये आप जायज़ा लें कि स्वीडन की नेशनलिटी के लिए कितना अरसा जो होना चाहिए, यहाँ पे ज़बान और सकाफ़त के हवाले से लोगों को क्या इल्म होना चाहिए, यहाँ पे किस तरह से रहना चाहिए और क्या उनके पास रोज़गार और उनकी माली हैसियत किस तरह से होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो उत्विक जज हैं जिनकी सरबराही में ये कमेटी बनी है वो इसका जायज़ा लेंगी और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अगले साल 30 सितंबर तक हुकूमत को जो है वो पेश करेंगी। तो अब हम एक एक करके इन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं और साथ हम जो है वो नॉर्डिक ममालिक में जो कवानीन हैं उनका भी लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मुद्दत जो है, टाइम पीरियड के बारे में हुकूमत चाहती है कि इसको बढ़ा दिया जाए, इसको 8 साल किया जाए। इस वक्त स्वीडन में सूरत हाल ये है कि जो नॉर्डिक ममालिक के लोग स्वीडन में आकर नेशनलिटी लेते हैं, जिनके पास वहाँ की नेशनलिटी हो, डेनमार्क की, नॉर्वे की, आइसलैंड, फिनलैंड, उनको 2 साल के बाद स्वीडन की नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन अमूमी वो लोग लेते नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपने मुल्क की नेशनलिटी होती है तो वो शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। अमूमी तौर पे जो जनरल रूल है इस वक्त स्वीडन में 5 साल के बाद नेशनलिटी मिलती है। लेकिन अगर कोई शादी करके लेता है या उसको लिव टुगेदर होता है तो उसमें जो है 3 साल का अरसा है। जो लोग एज ए रेफ्यूजीज़ स्वीडन में आते हैं और जो स्टेटलेस होते हैं यानी वो किसी मुल्क से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, किसी मुल्क का उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, उनके लिए जो है वो 4 साल है। और अगर वही लोग बग़ैर किसी आइडेंटिटी की, कोई आज उसके पास किसी किस्म की कोई आइडेंटिटी ना हो और उसको स्वीडन में रहने की इजाज़त मिल जाए तो उसके लिए 8 साल की मुद्दत है। अब नॉर्डिक ममालिक में अगर हम नेशनलिटी के लिए जितना लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है तो उसमें जो है वो नॉर्वे में 8 साल का टाइम है, डेनमार्क में जो है वो 9 साल का टाइम है और आइसलैंड जो है उसमें 7 साल का अरसा दरकार होता है। लेकिन वहाँ पे जो लोग शादी करते हैं उनके लिए 3 साल का अरसा है। और फिनलैंड में जो है वो 5 साल का पीरियड है। लेकिन अगर वो लोग फिनिश लैंग्वेज को बड़ी अच्छी तरह से सीख लें और वो शादीशुदा होने की सूरत में अपने जो फिनिश पार्टनर अगर उसके साथ रह रहे हों तो फिर उसमें कुछ थोड़ी रिलैक्सेशन भी हो सकती है। तो ये अगर नॉर्डिक ममालिक का अगर हम देखा जाए तो ये तकरीबन सारे जो है वो 5 साल से ज़्यादा ही है। तो इसलिए हुकूमत जो चाहती है कि 5 से 8 कर दिया जाए तो मुमकिन है कमेटी इन मुल्कों का जायज़ा लेके वो भी स्वीडन में जो है वो 8 साल का कर दे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन ये है कि जो अगर स्वीडिश सिटीज़न के साथ शादी करके करता है क्या उसको भी 8 साल होंगे? मुमकिन है उसको 5 साल कर दें, लेकिन ये हमारे जो है वो जायज़े हो सकते हैं। ये तो कमेटी की जो सरबराह हैं उन्होंने ही इसका फ़ैसला करना है। दूसरा जो सवाल कमेटी के सामने रखा गया है कि जिनको नेशनलिटी दी जाए उनको स्वीडन के मुआशरे के बारे में और स्वीडन की सकाफ़त के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कितना इल्म होना चाहिए। इस वक्त कोई शर्त नहीं है। इस वक्त जब मुद्दत पूरी होती है आप अप्लाई करते हैं, नेशनलिटी मिल जाती है। स्वीडिश लैंग्वेज का या मुआशरे का कोई जो है वो टेस्ट नहीं होता। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि जो 21 साल से जो कम उम्र के लोग हैं
वो इसमें नहीं आने चाहिए, या जो नॉर्डिक ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों वो भी इसमें नहीं आने चाहिए, उनसे इसके पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उसका मैंने बताया कि वो 2 साल में वो नेशनलिटी ले सकते हैं। इसमें जो उतविक जो जज हैं, इंक्वायरी कमेटी जिनकी सरबराही में बनी है, बल्कि वो यक रुकनी कमेटी कह लें, तो उनको ये कहा गया कि वो इन चीज़ों का भी जायज़ा लें कि जिसको स्वीडन का शहरी बनाया जाए, उसको स्वीडन की सकाफ़त के बारे में, यहाँ के मुल्क के निज़ाम के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में कितना इल्म होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है माली तौर पे ख़ुद कफ़ालत होना, रोज़गार होना, वो किस हद तक जो है वो इंडिपेंडेंट है। इस वक्त स्वीडन में अगर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए शर्त है कि आप माली तौर पे ख़ुद मुख्तार हों, आप अपना ख़र्च खुद उठा रहे हो, हुकूमत से पैसे ना ले रहे हो, आपका या बिज़नेस हो या मुलाजमत हो, कुछ भी हो। लेकिन नेशनलिटी के लिए अभी नहीं है। ये 2021 से जो लोग दरख्वास्त दे रहे हैं उनके लिए ख़ुद कफ़ील होने की ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो उस जज को ये कहा गया कि वो चेक करें कि कितना इसमें होना चाहिए। अब इसमें अगर डेनमार्क का जायज़ा लिया जाए तो डेनमार्क में यह है कि पिछले 2 साल में जब कोई अप्लाई करता है उस दौरान उसने कोई भी सोशल वालों से पैसे ना लिए हों, या पिछले 4 साल में कम से कम 4 महीने ऐसे हों कि जिसमें उसने सोशल बेनिफिट्स ना लिए हों। लेकिन इसमें जो पेंशनर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो अपने पार्टनर के साथ उनकी पे डिपेंडेंट हैं वो इसमें नहीं आते। नॉर्वे में जो है वो ख़ुद कफ़ालत की कोई शर्त नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशन देते हैं उनसे ये तवक्को की जाती है कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने हुकूमत से किसी किस्म के जो है वो पैसे ना लिए हो, यानी उनके पास अपना कारोबार हो, अपना बिज़नेस हो, मुलाजमत हो, वो ख़ुद अपने आप को जो है वो लेके जा सकें। फ़िनलैंड जो है वो उसमें वो चाहते हैं कि माली तौर पे जो है वो मुस्तहकम हो, उनके पास इतने फ़ंड्स हों, उनके अकाउंट में पैसे हों, और उसमें वो मुलाजमत हो सकती है या बाकी काम हो सकते हैं, और वो किसी किस्म की जो है वो रियासती मदद है उससे जो है वो इज्तनाब करें। वो उसमें जो उनके पार्टनर हैं या उनकी आमदनी है या बचत है वो उसमें वो बता सकते हैं। आइसलैंड जो है उसमें शर्त है, आइसलैंड में अगर कोई नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसके पास महाना 18,000 स्वीडिश क्रोन के बराबर जो है वो उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, और अगर जोड़ा है तो उस सूरत में 29,000 जो है वो स्वीडिश क्रोन के बराबर उनके पास जो है वो पैसे होने चाहिए, तब वो जाके जो है वो दे सकते हैं। और इसमें जो 67 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या बच्चे हैं वो इससे जो है वो उनको इस्तिस्ना हासिल है। तो अब इन अगर चीज़ों का भी जायज़ा लिया जाए तो मुमकिन है वो स्वीडन में भी कोई ना कोई वो शर्त आयद कर सकते हैं कि जो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करे उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, या कारोबार से उसको कितने पैसे होने चाहिए, या वो सोशल पे डिपेंडेंट ना हो। ये हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सोशल बेनिफिट्स लेने वाले जो हैं उनको काम की तरफ लेके आया जाए। चौथा जो अहम सवाल उस कमेटी के पास होगा कि वो लोग यहाँ किस तरह से रह रहे हैं, वो एज ए स्वीडन में जो स्वीडिश सिटीज़न है उनका मेयार ज़िंदगी कैसा है, वो स्वीडिश मुआशरे में किस हद तक एडजस्ट हैं, वो ज़ुबान बोल सकते हैं या नहीं, और वो क्या वाकई अगर उनको स्वीडन का सिटीज़न बनाया जाए तो वो स्वीडन के सिटीज़न रहेंगे, और साथ क्या उन्होंने कुछ जुर्म तो नहीं किया। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है इस पे काफ़ी बड़ी चीज़ है, और इसमें ये जो अगर किसी ने बड़ा जुर्म किया है तो हो सकता है उसको वो बिल्कुल ही स्वीडिश नेशनलिटी की इजाज़त ना दे, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा जुर्म किया है तो उसमें कुछ मुद्दत का तयन हो सकता है। लेकिन ये भी उन जो जज हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से देखती हैं, या किसी पे अगर मुश्तबा होने का शक हो सकता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं। और ये इसमें ये भी हो सकता है शामिल हो कि अगर जुर्म उसने स्वीडन से बाहर किया किसी दूसरे मुल्क से तो क्या उसको भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो ये एक सवाल होगा, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से समझ लें। और पांचवी ये है कि क्या यहाँ पे जब किसी को नेशनलिटी दी जाए तो क्या कोई तकरीब होनी चाहिए, क्या उससे हल्फ लेना चाहिए। तो अभी इस वक्त ये होता है कि अगर जिनको भी नेशनलिटी मिलती है तो जिस वो म्यूनिसिपैलिटी में होते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी 6 जून को जब स्वीडन का नेशनल डे होता है उस म्यूनिसिपैलिटी में कम्यून में जिनको नेशनलिटी मिली होती है उनको खुसूसी तौर पे बुलाते हैं
और उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि जनाब ये आपकी नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है। वैसे तो माइग्रेशन बोर्ड से मिल जाता है, एक आज़ादी सर्टिफिकेट होता है और उनको वहाँ पे ज़ोहराना चाय वगैरह जो है वो पेश की जाती है। इसमें किसी किस्म का कोई हल्फ नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप उस तकरीब में जाएँ तो ठीक है, अगर ना भी जाएँ तो आपकी नेशनलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो चाहते हैं कि क्या ये जो फंक्शन है ये लाजमी होना चाहिए, क्या उसका इंटरव्यू होना चाहिए उस शख्स का नेशनलिटी से पहले, और जब नेशनलिटी दी जाए तो क्या बाकायदा हल्फ लिया जाए, जैसे जो बरतानिया में, कनाडा में वो हल्फ लिया जाता है मलका से, उस मुल्क से वफ़ादारी का, तो क्या यहाँ पे भी हल्फ होना चाहिए। और जो अगर वो हल्फ नहीं उठाता या इंटरव्यू में अगर वो सही जवाब नहीं देता तो क्या उनकी नेशनलिटी रोक देनी चाहिए। और इसके लिए क्या उनके लिए किताब हुकूमत की तरफ से शाया होनी चाहिए जिसमें नेशनलिटी के तमाम कवानीन, तमाम अहम बातें एक हैंडबुक की सूरत में होता कि जिन लोगों को नेशनलिटी मिले वो उसको पढ़ लें। अभी ये होता था कि शायद अब भी है कि नेशनलिटी जब मिलती है तो एक माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से किताब उनको पोस्ट की जाती है, वो स्वीडिश में भी है, इंग्लिश में भी है। अब मुझे पता नहीं, जब हमें मिली थी तो उस वक्त ऐसे था। उसमें स्वीडन की जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो उसमें ज़रूरी नहीं होता आप उसको मतलब ज़रूरी उसको आपने पढ़ना या उसका इम्तहान तो नहीं होना आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अब अगर वो देंगे तो शायद उससे वो कुछ क्वेश्चन करें या इम्तहान लें। छठा और आखिरी जो क्वेश्चन होगा उस कमेटी के सामने वो बच्चों की शहरियत के हवाले से होगा कि बच्चे ज़ाहिर है वो वालिदैन की शहरियत के मुताबिक होती है, क्या वालिदैन को हक़ हासिल है कि उनकी शहरियत को विदड्रॉ कर सके या उनको स्वीडन के बाहर ले जा सके। और इसमें साथ ही उन्होंने जबरी शादियों का भी डाल दिया है कि 18 साल से छोटी बच्चियों की अमूमन या बच्चों की अगर शादी की जाए तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। और हाल ही में आपने एक व्लॉग देखा भी था कि एक कमेटी बनाई गई है कि जो कज़न मैरिजेज़ को स्वीडन में बैन करने के हवाले से भी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सब का अमूमी तौर पर जायज़ा ले के ये कहा जा सकता है कि नेशनलिटी की मुद्दत बढ़ा सकते हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद कर सकते हैं कि आपके पास काम हो, आपने सोशल मनी वगैरह ना ली हो, और कोई इंटरव्यू हल्फ हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इनका जायज़ा ले सकते हैं। और इस हवाले से भी जो कमेटी है उनके पास 1 साल का टाइम है। इस साल के दौरान मज़ीद जो अपडेट्स होते रहेंगे वो मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश करता रहूँगा। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स जो हैं उनसे ज़रूर नवाजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।